हेलो एवरीवन, दिस इज माधव कुमार। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ड्राइवर। आप देख रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। हम लोगों ने पिछले 6 वीडियो में 1.1 से लेकर के 1.14 तक का इजी कैलकुलेशन देख चुके हैं और आज देखेंगे 1.15 से आगे का क्वेश्चन बिल्कुल इजी कैलकुलेशन के साथ। किताब निकालिए, क्वेश्चन सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। 1.15 क्वेश्चन याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का 1.15। देखिए 1.15 क्वेश्चन क्या कहता है। एक समान विद्युत क्षेत्र E, मैं क्वेश्चन को लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा रिकॉल करने में बेहतर होगा। एक समान विद्युत क्षेत्र E दे रखा है आपको 3 × 10⁻³ और ये जो है आई कैप करके दे रखा है। समझेंगे इसका मतलब भी क्या होता है। न्यूटन पर कूलम पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका, एक विद्युत क्षेत्र E बराबर वैल्यू दे रखा है 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम पर विचार कीजिए। इसमें दो क्वेश्चंस है, इतना तो आपको वैल्यू दे रखा है। पहला क्वेश्चन है, इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से, पार्श्व मतलब समझते होंगे आप, जिसका तल y z तल के समांतर है। पार्श्व मतलब भी हुआ पैरेलल ही होता है, ठीक है। कह रहा है कि एक वर्ग है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है और यह y z तल के समांतर रखा हुआ है। गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालिए। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा आई कैप में है। ये आई कैप हमको क्या बताता है? ये आई कैप जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा को जनरेट करता है। सर कैसे? आपने 11th क्लास में एकांक सदिश के बारे में पढ़ा होगा। यूनिट वेक्टर क्या होता है, उसी यूनिट वेक्टर का ये एक पार्ट है जिसको एक एक्सिस के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो कुल मिला के हम देखते हैं एक्सिस क्या होता है। तो 3 एक्सिस हमको बनानी है। 3 एक्सिस है कुछ इस तरह से, देखिए ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया और ये z एक्सिस हो गया आपका। z एक्सिस सर किस तरह से होता है? z एक्सिस दोनों y एक्सिस और z एक्सिस, y एक्सिस और x एक्सिस, इस दोनों पे लंबवत होता है z एक्सिस। इस तरह से आप देख पा रहे हैं आप, ये z एक्सिस जो डॉट डॉट लाइन से दर्शाया गया है, ये इस y और इस x पे इस तरह से परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब तो इसको हम बाहर निकाल नहीं सकते हैं, नहीं तो बोर्ड पे इसी तरह से निरूपित करना। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा आपको दे रखी है ये वाली देख रहे हैं आप, आई कैप है। तो यहां पर x एक्सिस में, y एक्सिस में और z एक्सिस में, यहां आप इसको i कैप से डिनोट कर सकते हैं, इसको j कैप से डिनोट कर सकते हैं, इसको k कैप से डिनोट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ये i j k जो है वह x y और z निर्देशांक जो है, एक्सिस जो है, इसकी दिशा को व्यक्त करने के लिए हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के साथ लगा देते हैं, ठीक है, ताकि उसको उसकी दिशा पता चल जाए कि किस एक्सिस में इसकी दिशा हो रही है। अब कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा के उस पार्श्व तल, अच्छा वर्ग बना लीजिए एक, मान लो कि ये 10 सेंटीमीटर का भुजा है वर्गाकार, ठीक है, ये 10 समांतर में रखा हुआ है। अब कह रहा है गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये तल जो है, ये तल, इस तल की अगर बात करेंगे तो इस तल का यूनिट वेक्टर के साथ किस प्रकार का रिलेशन है। इस तल का जो है क्षेत्रफल सदिश सबसे पहले जानते हैं। एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर हुआ होता है किसी भी तल पर जो परपेंडिकुलर होता है। जैसे ये मान लीजिए ये किताब है, ये इसका तल हुआ, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इसका एरिया वेक्टर ये हो गया आपके मुंह की तरफ, ये है ना। इधर करेंगे, इस तल का अगर जानेंगे तो इसका एरिया वेक्टर ये हो गया। यानी जिस पृष्ठ का एरिया वेक्टर हमको जानना होता है ना, उस पे कोई परपेंडिकुलर जो है लाइन हम ड्रॉ कर देंगे, वही उसका एरिया वेक्टर हो जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे कि x एक्सिस के साथ, ये लंब एकांक सदिश के साथ जो है, लंब कोणीय एकांक सदिश के साथ एरिया वेक्टर का किस प्रकार का रिलेशन है। तो सर दोनों पैरेलल में है,
विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही है और एरिया वेक्टर की दिशा भी इधर ही है ना। तो दोनों के बीच बनने वाला एंगल जो है थीटा बराबर कितना डिग्री है, 0 डिग्री है। तो जिस तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी उसी तरफ क्या होगा, फ्लक्स जनरेट होगा। समझ पा रहे हैं आप? विद्युत क्षेत्र का वैल्यू आपको दे रखा है और क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये ए नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, इस तल से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा जिधर विद्युत क्षेत्र की दिशा है। ये जेड तल के भी समांतर है और वाई तल के भी समांतर में रखा हुआ है, ठीक है। कुल मिला के बिना देर करते हुए फाई बराबर फॉर्मूला लगाते हैं ई ए कॉस थीटा वाला, जिसमें थीटा का वैल्यू आपको दे रखा है कितना, कॉस 0 डिग्री है। ए का वैल्यू सर निकालना होगा, तो ए का वैल्यू, ए के लिए हम क्या करेंगे, ए किसका निकालना है, वर्ग का। तो वर्ग के लिए जो है क्षेत्रफल जो होगा वह क्या होता है, ए स्क्वायर होता है और ए का वैल्यू दे रखा है आपको कितना, ए का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, है ना। इसको मीटर में चेंज कर लेंगे हम। तो ए बराबर कुल मिला के वर्ग का क्षेत्रफल जो है वह क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल जो है वह निकल जाएगा a इंटू ए, यानी 10 गुने 10 यानी 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर सर मीटर में चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 गुने 10 की घात माइनस का 4 मीटर, ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया, ठीक है। तो इसको अगर क्लियरली लिखिएगा तो ये इसको लिख सकते हैं 10 की घात 2 और गुने में 10 की घात माइनस का 4। कितना लंबा हो गया कैलकुलेशन, देखिए अच्छे से समझ में आने के लिए करना पड़ता है। यहां पर देखिए कितना बचेगा, 10 की घात माइनस का 2 मीटर, एक गुने में लगा सकते हैं आप, अच्छा लगेगा देखने में। ये ए का वैल्यू हो गया। ई का वैल्यू आपको यहां पर दे रखा है, आप इसको दोनों को रख दीजिए वैल्यू, दोनों कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 टू दी पावर 3 और इंटू में यहां कितना हो गया 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 2 इंटू। क्लियर है? cos 0 डिग्री का वैल्यू आपने पढ़ी होगी क्लास 10th में भी, 1 होती है, 3 1 जा 3 हो जाएगा। अच्छा 10 की घात कितना है, प्लस का 3 है, 10 की घात माइनस का 2 है, 10 की घात माइनस का 2 है, तो प्लस का 3 में से माइनस का 2 करेंगे तो प्लस का 1 बचेगा। तो 3 इंटू कितना आ गया, 10 की घात प्लस का 1। बात समझ में आ रही है? इसको आप एक्यूरेट में लिखिएगा 30, है ना। और फ्लक्स विद्युत फ्लक्स है, फ्लक्स निकालना है जिसका मात्रक भी होगा, तो मात्रक होता है सर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। दिख रहा है? ये 1.15 का ए नंबर क्वेश्चन का कैलकुलेशन है। नहीं समझ में आया, मैंने बहुत स्थिर से बताया है, इजी कैलकुलेशन है, फुल बेसिक नॉलेज है भाई। थ्योरी थोड़ी सी भी आप जानते होंगे, पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। वीडियो पॉज कीजिए, बैक कीजिए, फिर देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। नहीं समझ में आया फिर हम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 1.15 का बी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसी चित्र की सहायता से, ठीक है। देखिए 1.15 का बी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। गौर कीजिएगा, किसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा यदि इसके तल का अभिलंब एक्स अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो सबसे पहली बात हम जान लेते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर वाला वर्गाकार आकृति जो है वह कहां रखा हुआ है, वह रखा हुआ है y और z तल के समांतर में रखा हुआ है। क्लियर है? तो x अक्ष के साथ जो तल है, x अक्ष के साथ जो तल है उसका अभिलंब कहां है, तो सर अभिलंब यही ना हुआ, ये एरिया वेक्टर की दिशा जो है यही तो इसका अभिलंब हुआ। अभिलंब का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रही है? किसी भी चीज पर लंब, हमारी कुंडी पे ये लंब हुआ, बात समझ में आ रही है? किसी भी दीवार पे हम कील ठोकते हैं तो दीवार के तल के साथ वो जो होता है उसका वह कील जो है वो अभिलंब हो गया। क्लियर है? ये एक्स एक्सिस के साथ जो है ये वेक्टर जो है एरिया वेक्टर, यही इसका क्या होगा, अभिलंब होगा। अब कह रहा है कि यह अभिलंब जो है वह एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है, तो उस तल से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा तो एक्स एक्सिस में ही है ना, लेकिन तल को हम क्या किए, तल को घुमा दिए। अब देखो तल वैसे ना होके कैसे होगा, दिखा रहे हैं आपको हम। देखिए तल जो है वह इसका अभिलंब 60 डिग्री का एंगल बनाने लगा, ये कुछ इस तरह से रखा हुआ होगा, मान लीजिए
ये कोई वर्गाकार आकृति होगी और ये जो है आप देखिए एक्स अक्ष के साथ, ये जो देखिए एक्स अक्ष के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। यहां पर देख सकते हैं आप, इतना करने की जरूरत है नहीं सर, इतना करने की जरूरत है नहीं, इसको मिटा दीजिए। यहां देखिए, यहां 60 डिग्री का एंगल जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, यही पूछ रहा था आपको। ये तल का अभिलंब है और ये 60 डिग्री के एंगल पे है। अब इससे कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, किससे, ये वाले तल से। वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, अभिलंब की दिशा इधर, बीच में बनने वाला एंगल सर कितना, 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर बी के लिए, ठीक है, क्वेश्चन में भी दे रखा है आपको। अब सीधा सीधा आपको फ्लक्स निकालना है। फाई बराबर लगाइए E इंटू ए इंटू कॉस थीटा, थीटा कितना डिग्री, 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता है, फाई इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, हाफ। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। और एरिया आपको पता है, ये विद्युत क्षेत्र पता है, निकाल लीजिएगा कितना हो जाएगा। ये E इंटू ए का वैल्यू देखिए हमने यहां पर निकाल रखा है, किसमें, 1.15 का ए नंबर क्वेश्चन में। बी वाले को पैसा दे सकते हैं। E का वैल्यू कितना है बहुआ, E का वैल्यू है 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट E का वैल्यू हम किससे रख दिए, क्वेश्चन नंबर ए के आंसर से। यहां देखिए 2 बार में काटिएगा 15 हो गया, मात्रक वही वाला लगा दीजिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, क्योंकि यहां भी हम फ्लक्स ही निकाल रहे हैं। ठीक है, कुल करके आंसर लिखिए कितना आएगा, 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये आपका आंसर हो गया और दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। किसका, 1.15 का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट कैलकुलेशन देखते हैं 1.16। 1.16 जो है ये क्वेश्चन 1.15 से ही रिलेट करता है। देखिएगा 1.16 नंबर क्वेश्चन, एक समान वैद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से, समझ में आ रहा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र का 15 नंबर में जो एक समान वैद्युत क्षेत्र आपको दे रखा था उसका वैल्यू भी था, कितना था, 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम, और ये आई कैप भी लगा हुआ था, न्यूटन प्रति कूलम। आई कैप क्या बताता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा एक्स अक्ष के अनुदिश है। क्लियर है। और विद्युत क्षेत्र में इसमें अब जो है 20 सेंटीमीटर का कोई घन रखा हुआ है, ब्रैकेट में दे रखा है आपको, जो इस प्रकार अभिविन्यासित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर है। बहुत हार्ड वर्ड है एनसीईआरटी किताब का, है ना, समझिएगा, इजी लगेगा। कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा, गौर से देखिएगा, कह रहा है वही चित्र है, एक्स एक्सिस वाला, वाई एक्सिस वाला, जेड एक्सिस वाला, ये 3 एक्सिस बना लिए, ये जेड एक्सिस हो गया। अब कह रहा है इसमें 20 सेंटीमीटर का कोई घनाकार आकृति है और यह आकृति जो है तीनों एक्सिस के साथ अभिविन्यासित है, यानी तीनों एक्सिस पे डिपेंड करता है। और विद्युत क्षेत्र की दिशा तो आपको पता हो नहीं, विद्युत क्षेत्र की दिशा आपको पता है, कितना दे रखा है आपको, एक्स एक्सिस में दे रखा है, वैल्यू है 3 इंटू 10⁻³ दे रखा है। अब कह रहा है कि इसके प्रत्येक तल से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकालिए, कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो सभी तल के लिए हम पहले विद्युत क्षेत्र की दिशा देखिए, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा तो पता है हमको, किधर है, एक्स एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, हम ई तो हमको पता है, लेकिन तल के लिए एरिया वेक्टर जो है वह सब क्या होगा, पृष्ठ पे, सभी पृष्ठ पे लंबवत होगा। तो सभी पृष्ठ, घन में कितना पृष्ठ होता है, घन में 6 पृष्ठ होता है, और 6 पृष्ठ तो एक ही साइज में होता नहीं है, सभी की अलग अलग दिशाएं होती है। उसी तरह से क्या होगा, एरिया वेक्टर जो है क्षेत्रफल सदिश, उसका भी दिशा क्या होगा, बदल जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस पृष्ठ से, ये वाला पृष्ठ जो है, इस पृष्ठ का एरिया वेक्टर इस दिशा में होगा, तो यहां पर बनने वाला एंगल जो है वह कितना होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री। बात समझ रहे हैं। ऊपर देखिए, ऊपर कितना है, ऊपर के लिए अगर हम देखेंगे तो ये एरिया वेक्टर हो गया। अब इस एरिया वेक्टर के साथ विद्युत क्षेत्र कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, तो सर थीटा बराबर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहां पर देखिए क्या होगा, नीचे वाले के साथ भी एरिया वेक्टर जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा बराबर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है।
बात समझ रहे हैं? अब देखिए इधर वाला देखिएगा आप, ये वाला इसके अपोजिट में जो तल है ये वाला, इसके लिए आप देखिएगा, इसके लिए तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है सर थीटा बराबर 180 डिग्री का एंगल जनरेट हो रहा है। ये एरिया वेक्टर की दिशा होगी। कुल मिलाकर कितना हुआ, 1 2 3 और 4 है ना, 5 6 भी होगा, किधर होगा, एक पीछे वाला होगा, एक आगे वाला होगा, ये नीचे वाला था, ये ऊपर वाला, ये पीछे वाला, ये इधर वाला, है ना, और 2 पृष्ठ बच गया जो इधर होगा, एक आपके मुंह की तरफ है ना, और एक बोर्ड के पीछे की तरफ। तो यहाँ भी बनने वाला एंगल जो होगा वह कितने डिग्री का होगा, यहाँ भी बनने वाला एंगल जो है वह होगा थीटा बराबर 90 डिग्री। सर एरिया वेक्टर जो है वह आगे की तरफ है, आप देख लीजिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, एरिया वेक्टर आगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, बनने वाला एंगल 90 डिग्री। फिर पीछे वाला भी जो होगा वह पीछे वाला भी कितना होगा, एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र के बीच बनने वाला एंगल थीटा बराबर 90 डिग्री। तो जितना भी 90 डिग्री है, जितना भी 90 डिग्री है उसके लिए फ्लक्स फाई का वैल्यू कितना है, उसके लिए फ्लक्स फाई का वैल्यू मान लेते हैं, यहां से उठाना शुरू करते हैं। फाई 1 हो गया, ये फाई 2 ले लेते हैं, ये फाई 3 ले लेते हैं, ये फाई 4 ले लेते हैं, ये फाई 6 ले लेते हैं, और हो गया, बात खत्म है ना। यहां पर देखिए फाई 1 के लिए अगर जनरेट करें तो थीटा कितना, थीटा सर थीटा 90 डिग्री इंटू में ई इंटू में ए, तो 90 डिग्री का वैल्यू cos 90 डिग्री बराबर 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल 0, फाई 1 बराबर 0। समझ में आ रहा है? तो जितना भी 90 डिग्री का वाला एंगल है वह कितना फ्लक्स देगा, वह 0 फ्लक्स देगा, यानी उससे फ्लक्स नहीं गुजरेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है फ्लक्स कितना गुजरेगा। कुल मिला के हम देख पा रहे हैं कि फ्लक्स जो है वह 4 पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स 0 है। अब बच गया 2 पृष्ठ, एक 180 डिग्री वाला, एक 0 डिग्री वाला, है ना। तो 180 डिग्री जो है वह फाई 6 है, तो फाई 6 का वैल्यू देख लेते हैं कितना, फाई 6 के लिए आप निकालेगा तो ई इंटू ए इंटू कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू सर -1 है ना, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ये होगा, ये फाई 6 का वैल्यू हो गया। अब बच गया क्या, 0 डिग्री वाला, तो 0 डिग्री वाला है फाई 4, तो फाई 4 के लिए अगर देखेंगे हम तो e इंटू ए और cos कितना डिग्री सर, cos 0 डिग्री, और 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे e इंटू ए। अब कुल फ्लक्स चाहिए ना, तो कुल फ्लक्स के लिए हम देख लेंगे क्या, परिणामी फ्लक्स, परिणामी कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स है ना, क्या हो जाएगा, फाई बराबर फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 प्लस फाई 5 प्लस फाई 6। तो हम जानते हैं कि 1 2 3 और 5 ये वाला जो है हमको कितना आया, 90 डिग्री के अनुसार, 90 डिग्री एंगल के अकॉर्डिंग है, फाई जो है 0 आ रहा है, 1 का 2 का और फिर 3 का और फिर 5 का, है ना, इस सब का 0 आ रहा है। सर 6 का कितना आया, तो 6 का आप देखिए फाई 6 का वैल्यू कितना आया, माइनस का आया है, माइनस का e इंटू ए, है ना, और फाई 4 का वैल्यू कितना आया सर, फाई 4 का वैल्यू आया है e इंटू ए, तो यहां भी तो आप देख रहे हैं e इंटू ए कट गया, कुल मिला के नेट फ्लक्स कितना निकला, फाई बराबर नेट फ्लक्स जो है वह 0 निकला। आप हिंदी में लिख लीजिएगा, बहुत सुंदर से दिखेगा, बात समझ में आया। ये घनाकार भुजा जो है वह तीनों एक्सिस के साथ रख दिया गया है। अब इस प्रकार अभिविन्यासित कर दिया गया है कि आपसे पूछ रहा है कि सभी फ्लक्स से गुजरने वाला, सभी पृष्ठ से गुजरने वाला जो है कुल फ्लक्स कितना होगा। तो आपने देखा सभी पृष्ठ का हमने अलग अलग जो है वह फ्लक्स निकाल लिया और फिर क्या कर दिए, सबको कुल कर दिए। परिणामी मतलब क्या, सबको ऐड कर देंगे, सबको जोड़ देंगे। आप देख रहे हैं कि 90 डिग्री के एंगल के अकॉर्डिंग सबका फ्लक्स 0 आ रहा है, 0 डिग्री के अकॉर्डिंग ये आ रहा है और 180 डिग्री के अकॉर्डिंग माइनस ये आ रहा है ना। 0 डिग्री और माइनस 180, ये 180 डिग्री दोनों मिलके जो है वो भी लुट गए, बर्बाद हो गए, वो भी 0 हो गया। कुल मिला के घन से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा, कुछ भी समस्या हो कमेंट में जरूर बताएं। क्लियर है, ये रहा आपका 1.16 कैलकुलेशन। अब देखते हैं 1.17 कैलकुलेशन क्या कहता है। क्वेश्चन दे रखा है आपको, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर, इसको मिटा देता हूं, सुनिए गौर से,
किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स, कोई काला बॉक्स है ना, अब उसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक माप ले ली गई है। ये किताब वाला ले लिया है माप, हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वह मापने के बाद संकेत दे रहा है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स जो है, गुजरने वाला कुल फ्लक्स यहां लिख दीजिएगा 1.17, बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई बराबर, कुल फ्लक्स दे रखा है आपको 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये आपको वैल्यू दे रखा है ना, ये किताब वाला माप के अपना वैल्यू दे दिया है। अब आपको कह रहा है कि बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना होगा, झंझट में डाल दिया। नहीं, हम लोग क्या पढ़े हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग पढ़े हैं गॉस के नियम से। सबसे पहले जान लीजिए गॉस का नियम क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्लियर है, किसी बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर फ्लक्स फाई बराबर, हम इसके अकॉर्डिंग कि 1/ε0 और इंटू में क्या होगा क्यू, है ना। और बॉक्स आप जानते होंगे किस प्रकार से होगा। काले बॉक्स की इमेजिंग कर लेते हैं हम लोग। ये मान लो कि कोई काला बॉक्स है, मान लेते हैं कि कोई काला बॉक्स है इस तरह से। क्लियर है, दिख रहा हो आपको, छोटा सा बना रहा हूं क्योंकि काले बॉक्स की माप करने की जरूरत तो हमको है नहीं, वो किताब वाले ने करके दे रखी है पहले से। और काले बॉक्स के भीतर का नेट आवेश आपसे पूछ रहा है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुसार जो है आपको वैद्युत फ्लक्स का मान दे रखा है। वैद्युत फ्लक्स का मान कितना दे रखा है बउआ, यहां पर देखिए 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर प्रति कूलम। अब पूछ रहा है इसके भीतर जो आवेश है वह आवेश कितना है। इसके भीतर, बॉक्स के भीतर में आवेश रखा हुआ है, बॉक्स के भीतर में आवेश रखा हुआ है वह कितना है। सोच सकते हो किसी भी बॉक्स के भीतर आवेश रखा हुआ है तो वो बाहर से नहीं दिख सकते हैं, नहीं, वो तुमको इमेजिन करो ऊपर से दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ ऊपर से दिखा रहा है, ऊपर वाला पार्ट खुला हुआ है, ठीक है, खोल के दिखा रहा है, ऊपर पृष्ठ है। तो बॉक्स के भीतर जो आवेश है वो आवेश कितना है, तो आप बॉक्स के भीतर का आवेश इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आपको ε0 का मान पता होगा, फाई का मान दे रखा है, क्यू बराबर निकालना है सर, क्यू बराबर फाई इंटू में क्या हो जाएगा ε0 होगा कि नहीं होगा, इसको इधर करेगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना। अब देखो सर ε0 का मान क्या होता है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं इधर लिख दे रहा हूं 1/4πε0, इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹। क्लियर है, सिर्फ 4πε0 का वैल्यू ये होता है 1/9 गुने 10⁹ और ε0 का वैल्यू भी यहीं से निकाला गया है, वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। क्लियर है, ये सभी फार्मूले आपको आनी चाहिए, है ना। ये सभी कांस्टेंट वैल्यू होते हैं, ये बदलते नहीं है, अप्रॉक्स में दिया हुआ रहता है, ठीक है, एक्यूरेट रहता भी नहीं है। तो यहां से ε0 का वैल्यू आप इसमें रख दीजिएगा, तो हमको क्या मिलेगा, तो Q बराबर हमको इस काले बॉक्स के भीतर का कुल आवेश मिल जाएगा। तो कितना आ जाएगा सर, फाई का वैल्यू 8 गुने 10⁵, ε0 का मान 8.85 इंटू 10⁻⁻12। सॉल्व कर लो, ठीक है, कुल आवेश निकल जाएगा 8 5 जा 40, रेस्ट का 4 8 8 जा 64 में 4 ऐड कीजिएगा 68 का 8, रेस्ट 6 हो गया, 8 8 जा 64 में 6 ऐड कीजिएगा 70, 2 डिजिट के बाद दशमलव, है ना, इतना इजी है। अब देखिए 10 की घात प्लस का 3 और 10 की घात माइनस का 12, दोनों में क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे, ठीक है, दोनों को मिला देंगे, कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस का 9। और थोड़ा बढ़िया से लिख लेते हैं आंसर। यहाँ देखिए सार्थक अंक में लिखिएगा, सर बार बार सार्थक अंक बोले जा रहे हैं,
जो बच्चे 11th क्लास में नहीं पढ़े होंगे उनको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगा। ये होता है सार्थक अंक और ये होता है कोटि मान। ठीक है, दोनों आंसर जो है यह साथ में लिखाता है, खासकर फिजिक्स में। बात समझ में आ रही है? ये होता है सार्थक अंक। तो सार्थक अंक में 1 डिजिट के बाद डिसिमल लिख सकते हैं या एक पूर्ण संख्या में लिख सकते हैं। तो यहां पर देख लीजिए, 1 दशमलव इधर करिएगा तो आपको बचेगा 7.08। इनटू में क्या हो जाएगा, 1 दशमलव इधर दिए थे तो यहाँ पावर कम से कम बढ़ेगा ना भाई, तो ये बढ़ेगा तो माइनस में 8 हो जाएगा। सर बढ़ेगा तो 8 होगा, अरे बढ़ेगा तो 18 होगा। इसको मिल गया ना बेचारे को, सहूलियत मिल गया, माइनस के पावर 9 है, कर्ज में था, एक अधिक मिल गया तो वो घटेगा ना, कर्जा घटेगा ना, तो एक अधिक ही ना कह सकते हैं हम। ये हो गया जो इसके भीतर का कुल आवेश, आप यहां पर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे कई किताबों में इसका आंसर दे रखा होता है कैलकुलेशन में कि Q बराबर ये जो है 10 टू दी पावर माइनस का 8 है, इसको आप जो है माइक्रो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो माइक्रो में कन्वर्ट कीजिएगा तो 10 टू दी पावर 6 का मतलब माइक्रो होता है ना, तो बचेगा आपको इधर 10 टू दी पावर माइनस का 2 और इनटू में कितना है, इनटू में है होगा 7.08 इनटू, क्लियर, छोटा छोटा है, बड़ा कर देता हूं, 7.08 इनटू 10 टू दी पावर माइनस 2 माइक्रो कूलम। माइक्रो में लिख दिए है ना, माइक्रो का वैल्यू 10 टू दी पावर माइनस 6 याद रखिएगा आप। ठीक है, और अच्छे से लिखिएगा इसको, ये भी अगर चाहते हैं आप हटा देना, इसको भी हटा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर माइनस का 2 है, इसको और दे देंगे, ये पावर भी हट जाएगा। तो और देने के लिए क्या करेगा, 2 डिजिट आगे डिसिमल लगाना होगा। सर यहाँ एक ही डिजिट है तो एक डिजिट और दे दो 0, उसके पहले डिसिमल लगा देते हैं, 0.07 हो गया। आप कितना बच गया, माइक्रो कूलम। ये आपका जो है सबसे सटीक आंसर हो गया। क्लियर है, ये 1.7 का जो है ए नंबर क्वेश्चन था, विद्युत फ्लक्स दिया हुआ। इसी में एक और क्वेश्चन है, यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी, बहिर्मुखी का मतलब होता है बाहर निकलने वाला, ठीक है, फ्लक्स शून्य है, तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है? बात समझ में आ रही है? अगर कह रहा है कि इस काले बॉक्स से निकलने वाला, बाहर निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स शून्य है, तो आप यह बता सकते हैं कि बॉक्स के भीतर आवेश होगा? अगर हां तो क्यों, नहीं तो क्यों, दोनों में कारण पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उसके भीतर आवेश ना हो और यह भी हो सकता है कि भीतर आवेश हो। बात समझ में आ रही है? सर भीतर आवेश होगा तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा, और जब विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा तो फ्लक्स बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। आप ध्यान दीजिएगा बात को कि यदि, इसको मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट लेना, एक मेरा भी फोटो लेना। इसके बाद देखिएगा, जरूरी नहीं है कि भीतर में आवेश हो या ना हो। ठीक है, अगर आवेश होगा तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव यदि होगा, एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव, मान लो कि एक +4 कूलम का आवेश है, दूसरा -4 कूलम का आवेश है, तो दोनों के कारण कुल आवेश जो होगा, कुल परिणामी आवेश जो होगा वह Q1 प्लस क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। दोनों में एक +4 कूलम और दूसरा कितना होगा, -4 कूलम, कुल आवेश कितना आ गया हमारा, 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी बॉक्स से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है ना, तो उसके भीतर उपस्थित आवेश का कुल योग शून्य हो सकता है ना, या उसके भीतर उपस्थित आवेश जो है उसका परिणामी शून्य हो सकता है, ये लिख सकते हैं। तो इसके जो है निष्कर्ष में आप लिख दीजिएगा कि हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बॉक्स के भीतर उपस्थित आवेश, बॉक्स के भीतर उपस्थित आवेश का परिणामी जो है वह शून्य हो सकता है, इसलिए बॉक्स से निकलने वाला बहिर्मुखी नेट फ्लक्स जो है वह शून्य होगा, क्योंकि बॉक्स के भीतर का विद्युत क्षेत्र ही शून्य हो गया है। उपस्थित आवेश की मात्रा के कारण परिणामी शून्य हो गया, विद्युत क्षेत्र शून्य हो गया। तो विद्युत क्षेत्र शून्य है तो फ्लक्स तो जनरेट हो ही नहीं रहा है, तो निकलेगा कहां से? बात समझ में आ रही है? तो वो लैंग्वेज आप सुन के रोक रोक के गौर से लिख लीजिए। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 1.18 से आगे के कैलकुलेशन के साथ। नमस्कार।